नमस्कार। एग्जिट पोल्स में जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो चुका है, लेकिन बीजेपी सरकार बैकडोर से आने की पूरी कोशिश कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह बात कह दी है कि सरकार बना रहे हैं, हम ही जीत रहे हैं, हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। अब क्या होती है व्यवस्थाएं, इन व्यवस्थाओं का क्या मतलब होता है, इसको भी समझेंगे। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने सरकार गठन से पहले 5 विधायक पॉकेट से निकालने के को घोषणा कर दिया कि 5 फ्री फंड मनोनीत करेंगे। अब इस सब को समझने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े सर है। अशोक सर, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। कहेंगे हरियाणा में इनका सुपड़ा साफ हो चुका है, एग्जिट पोल्स ने तो बता दिया है, लेकिन बैकडोर से सरकार में आने की पूरी कोशिशें चल रही है। नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि हमने व्यवस्थाएं कर रखी। कौन सी व्यवस्थाएं होती हैं सर ऐसी जो लोकतंत्र में जनता के वोट बदल दें? क्या है सर? देखिए, नायब सिंह ने तो अभी कहा, चुनाव के दौरान ही उनके वित्त मंत्री ने कहा था कि कांग्रेस सरकार भी बनाएगी तो भी हम तोड़ के अपनी सरकार बनाएंगे। ये आत्मविश्वास उनको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने दिया और इसी के चलते 2014 से लेकर 2024 तक कम से कम 12 सरकारें ऐसी है जो बनवाई है बीजेपी ने अपने खाते में। डबल इंजन की सरकार वहां चल रही है और ये सारी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की है। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है प्रज्ञा जी। अब लोग ईडी, सीबीआई से नहीं डरते, बोलते चलो ठीक है, जेल में जाना है तो जेल में भेज दो, लेकिन अब हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि या तो आपका पॉलिटिकल करियर आप खत्म कर दीजिए, जो इनके साथ गए उनका करीब करीब पॉलिटिकल करियर खत्म ही हो गया है। तो कुल मिलाकर जैसे एक आध दो लोग छोड़े तो बाकी लोग तो बिल्कुल हाशिए पे हैं। जो लोग मेंढक जैसे कूद के इधर से आते हैं उधर जाते हैं, उनकी आज हालत बुरी। अजित पवार की महाराष्ट्र में यह स्थिति हो गई है कि वो बारामती से चुनाव लड़े कि शिरूर से, इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। वो अपने पारंपरिक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ने की नौबत आ गई उनके पास। इतना लोगों ने रिजेक्ट किया है बुरी तरह से। तो ये वही चाल है कि हम ये नहीं तो वो नहीं, वो नहीं तो वो नहीं, इस तरह से नहीं तो उस तरह से तोड़ेंगे। कांग्रेस के लिए ये जरूरी है कि वो यूनाइटेड फ्रंट कैसा रखते हैं। बीजेपी तो ये लगातार चाहेगी कि जैसा कांग्रेस में होता है, हुड्डा, शैलजा, सुरजेवाला, ये तमाम लोग अब चुनाव में मुख्यमंत्री की दावेदारी करेंगे। हुड्डा ने तो ये कह दिया कि भाई कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है जो आला कमान तय करे। विधायक दल जो सूचित करेगा आला कमान उसको देखेंगे। शैलजा ने कहा कि भाई वरिष्ठता और पार्टी में जो योगदान दिया है उसका आकलन भी होना चाहिए। अब उसका आकलन देखा जाए तो 10 साल तक क्या शैलजा जी ने कितना लड़ा हरियाणा की भूमि पर, 10 साल, या लीडर ऑफ अपोजिशन के तहत हुड्डा ही लड़ रहे थे, ये तमाम चीजें हैं। सुरजेवाला क्या कर रहे थे? वो सुरजेवाला बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, ये पता नहीं। पूरे टाइम वो अपने बेटे के जितवाने में लगे हुए थे। शैलजा अपने उन तमाम 8-10 लोगों को जो टिकट दे रही थी उन्हीं को जितवाने के लिए बात हो रही थी, और बाकी जगह हरवाने का प्रयास लोग कर रहे थे एक दूसरे को फोन करके। ये सारी चीजें दिखाई देती। तो आपको पार्टी ने क्या नहीं दिया? हुड्डा जी को क्या नहीं दिया पार्टी ने? बहुत कुछ दिया। क्या शैलजा जी को नहीं दिया? ऑर्गेनाइजेशन में दिया, मंत्री बनाया, राज्य सभा दी, लोकसभा हारी। तो सुरजेवाला की तो औकात खुद का चुनाव जीतने की भी नहीं। उसके बाद भी सुरजेवाला को संगठन मंत्री, मीडिया इंचार्ज क्या नहीं किया, सब कुछ दिया। सब कुछ देने के बाद भी इन्होंने पार्टी को क्या दिया, ये सोचने का समय है अभी। शैलजा ने पार्टी को क्या दिया? शैलजा ने पूरे टाइम बीजेपी के लिए लूज बॉल दी, जो बीजेपी लगातार शैलजा की बात करके दलितों की उत्पीड़न कर रही थी। जब प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग शैलजा का इंडिकेशन करके कह रहे थे कि दलितों को जगह नहीं, तब शैलजा ने क्यों नहीं ट्वीट किया या एक स्टेटमेंट दिया कि प्रधानमंत्री अपनी पार्टी देखे, कांग्रेस में दलितों का कितना मान हम जानते हैं, हमको सिखाने का प्रयास क्यों नहीं उत्तर दिया? आप भी मजे लेती रही, आपको लगा कि इससे ही मैं कुछ ले लूं। तो युद्ध के समय यदि जो कोप भवन में बैठे और युद्ध जीतने के बाद कहे कि मैंने जीता, तो ये सवाल तो उठने चाहिए। और जितना समय बर्बाद करिए, कांग्रेस आला कमान के लिए भी बीजेपी क्यों कहती है इसी? क्योंकि बीजेपी को पता है आगे कांग्रेस गलती क्या करने वाली है।
मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं प्रज्ञा जी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव हुए, तीनों जगह कांग्रेस आई। हरियाणा में चुनाव हुए, हरियाणा में भी कांग्रेस सरकार बना सकती थी, लेकिन इतना डिले किया कि बीजेपी सरकार बना गई, चौटाला जी के लोगों को साथ में लेके। कांग्रेस अप्रोच तक नहीं कर पाई। उसके बाद आप देखिए राजस्थान में मुख्यमंत्री तय करने में इतना टाइम लग गया कि सचिन पायलट को यह लग गया कि मैं भी ताकतवर हूं। रिजल्ट आने के दूसरे दिन अशोक गहलोत को कहना था आप कह देते, तो सचिन पायलट विद्रोह नहीं करता। सचिन पायलट को लगा कि मैं आला कमान को दबा सकता हूं, और 5 साल तक अशोक गहलोत की सरकार तकलीफ में रही, आपसी झगड़ों में। हुआ क्या, फिर बीजेपी वापस आ गई। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ और सिंधिया के बीच का झगड़ा इतना बढ़ता गया क्योंकि दोनों को हवा दी दिल्ली ने, आखिर वो सरकार गिर गई। छत्तीसगढ़ में जहां लग रहा था कि किसी भी हालत में कांग्रेस की सरकार वापस आएगी, लेकिन सिंहदेव और बघेल के बीच में 2.5 साल को लेके कंफ्यूजन बना रहा, आला कमान चुप रहा। बिल्कुल। सबसे सॉलिड बहुमत छत्तीसगढ़ में था, और सबसे आखिरी मुख्यमंत्री 1.25 महीने के बाद छत्तीसगढ़ में बना। तो आप पहले दिन से ही पार्टी में स्प्लिट की नींव डालते हैं। 5 साल तक पार्टी वाले लड़ते रहते हैं, लोग हंसते हैं, अगले 5 साल बीजेपी को देते हैं। सही या गलत, एक डिसीजन लेके उसके पीछे रहना, ये आला कमान का होना चाहिए। संघ ने योगी को डिसीजन लिया, सही या गलत नहीं, जब भी योगी तकलीफ में आते हैं संघ पीछे खड़ा हो जाता है। एब्सोल्युटली राइट। सही बात है। वो कांग्रेस को करना होगा। देखिए बीजेपी को तो देखिए निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। ये आपको लगता है बीजेपी को शर्म आएगी? वो अटल जी ही थे। लेकिन सर को तो आनी चाहिए ना, इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री दे रहा है और कह रहा है कि हाँ हमने सारी व्यवस्थाएं कर, तो सर लोकतंत्र में जब कौन सी व्यवस्था होती है सर? जब निर्लज्जता ऊपर से नीचे तक टपक रही है, ऊपर तो निर्लज्जता का वाटरफॉल शुरू हो गया है, धड़ाधड़, तो नीचे तो सभी भीगेंगे उसमें। सैनी साहब क्या है, उनको ये पता नहीं चुनाव कब अनाउंस हो रहे थे, उनको ये पता नहीं था कौन से चुनाव कॉन्स्टिट्यूंसी से वो लड़ रहे थे, उन्हें ये पता नहीं कल क्या होगा। लेकिन सरकार हम बना लेंगे, तोड़फोड़ के बना लेंगे। जब हेमंत विश्व शर्मा झारखंड के भूमि पे इंटरव्यू देके कहते हैं कि हम तो और लोगों को तोड़ेंगे, हाँ तोड़ेंगे हम लोगों को, ये जब आप निर्लज्जता से कहते हो कि हम लोगों को तोड़ेंगे, इसका मतलब प्रजातंत्र लोकतंत्र में आपका विश्वास नहीं। आप अपने एजेंडे पे सरकार नहीं चला रहे, आप जेएमएम के कांग्रेस के लोगों को तोड़ के अपनी सरकार बनाने के चक्कर में। ममता के 32, 35, 34 लोग तोड़े इन्होंने विधायक। क्या हुआ, उसमें से 2 भी जीत के आए बड़े मुश्किल से। तो कुल मिलाकर आप ये अपेक्षा मत रखिए मोदी और अमित शाह के कार्यकाल में कि नैतिकता, परंपरा, संविधान इनके दायरे में कोई काम होगा। लेकिन सर एक चीज, हरियाणा में जो खेल करने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में 5 विधायक मनोनीत करने की घोषणा कर दी है सर। यानी कि जो जीतेंगे वो तो जीतेंगे, 5 इनके फ्री इनके पास से ही निकलेंगे इनकी जेब से। मुझे अभी भी लगता है कि इसमें विपक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय से ये बात तय होनी चाहिए प्रज्ञा, जो विधानसभा ही नहीं है उसमें लोग कैसे मनोनीत हो सकते हैं? यही हिसाब से है। हाँ बिल्कुल, भाई विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुई, और ये कहते हैं हम नियम से कर रहे हैं। 8 तारीख को नतीजे आने के बाद जब सारे लोग अपने सर्टिफिकेट लेके श्रीनगर पहुंचेंगे या वहां पहुंचेंगे, उसके बाद लोक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट होगी। सही बात। जब विधानसभा ही नहीं है तो उसके मेंबर कैसे हो सकते हैं? ये रेलवे का रिजर्वेशन है क्या एडवांस में किया और आपके पास कंफर्म टिकट आ गया 23 तारीख का?
ये रेलवे रिजर्वेशन नहीं है, ये विधानसभा के मेंबरान का मनोनयन है। अभी तो विधानसभा लेफ्टिनेंट गवर्नर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट होने की अधिसूचना जारी करेंगे कि निर्णय आया है, विधानसभा की पहली मीटिंग इस दिन होगी। प्रोटेम स्पीकर बनेगा, वो सदस्यों को शपथ देगा, शपथ लेने के बाद सदस्य उसके मेंबर होते हैं, क्योंकि एक अध्यादेश के तहत विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट होती है। ये कुछ परंपराएं हैं, एक सिस्टम है, प्रोसेस है। ये तो बात का समय है कि वो एलजी मंत्रिमंडल के विषय एडवाइस लेके करेगा या सीधा राज्यपाल के तहत कहेगा। क्योंकि दिल्ली में तो उपराज्यपाल को भयानक अधिकार दिए हैं, क्या वही अधिकार जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को भी है कि नहीं, ये देखना होगा। ये कानूनी पेच है। लेकिन जब आप अपने मन में आया सो करते हो। ये कितने नीचे तक गिर सकते हैं, ये हमने कई जगह देख लिया। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में ये कितने नीचे गिर चुके थे, इनको आईना दिखाया सर्वोच्च न्यायालय ने। उसके बाद बाबा राम रहीम जो एक व्यभिचार और हत्या का सजा याफ्ता है, उसको पेरोल पे छोड़ के आप मतदान में फायदा उठवाते हो। आतंकी फंडिंग के लिए जो जेल में है, उसे पैरोल पे निकालकर आप चुनाव में इक्वेशन सही करने का प्रयास करते हैं। तो इन्होंने आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं, महिलाओं की इज्जत, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, हत्यारे, इनसे कोई लेना देना नहीं। इनसे लेना देना सिर्फ सत्ता का मक्खन खाने का है। इन प्रकरण मुझे वो सत्ता का मक्खन जो है वो खाने को मिलना चाहिए। इसके लिए हम किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अब ऐसे गिरने वाले लोगों को जो गिरने का नीचांक हर रोज अपना खुद का तोड़ते हैं रिकॉर्ड, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? सर, आपने जो एग्जिट पोल देखे, अगर ये परिणाम में परिवर्तित हो जाते हैं तो क्या लगता है कि महाराष्ट्र में क्या भविष्य है बीजेपी का? नहीं, महाराष्ट्र में, हरियाणा और उधर दोनों जगह भी बीजेपी जीत गई, तो भी महाराष्ट्र में बीजेपी का इतिहास, बीजेपी का रिजल्ट बीजेपी के हाथ में है। उनको सत्ता से बाहर जाना ही है। ये तो विद्युत व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं नायब सिंह सैनी, वो व्यवस्थाएं जो उन्होंने हरियाणा में कर रखी, तो जम्मू कश्मीर में भी कर रखी होगी, महाराष्ट्र में भी कर रखी होगी। वो सारे व्यवस्थाएं एग्जॉस्ट हो गई है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने जितने लोगों को तोड़ना था तोड़ लिया। जिन लोगों को नहीं तोड़ सके, अनिल देशमुख जैसे, वो आज भी तैयार है लड़ने के। सर, लोग कह रहे हैं नायब सिंह सैनी ने ईवीएम के साथ झोल करने के भी संकेत एक तरीके से दे दिए हैं, तो क्या ये पॉसिबल उससे भी वो पॉसिबल है ना। लोकसभा में हुआ है ना, लोकसभा में 79 सीट पे हुआ है, इसके बावजूद 270 नहीं मिल पाए ना। उसका भी एक लिमिट है। उसके बाद क्या? जब जनता तय करती है प्रज्ञा जी, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं होता। तो सर, कर दिया है जनता ने, ये तो बिल्कुल साफ दिखा रहे हैं एग्जिट पोल्स। कुछ भी, फिर भी एग्जिट पोल थोड़ा इज्जत से नकारा ऐसा बताते हैं। मेरे अनुसार बहुत बेइज्जत करके नकारा जाएंगे जब नतीजे आएंगे। अच्छा, एग्जिट पोल से भी भयानक नतीजे आने वाले हैं, ऐसा आप कह रहे हैं सर? सर, अच्छा, जितना हरियाणा में देखा है मैंने, और जम्मू कश्मीर में मैं गया तो नहीं, लेकिन लगातार लोगों के टच में था। सर, महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं। हाँ, महाराष्ट्र की बात करते हैं। सर, अजित पवार मंच पर बैठे हुए थे, मोदी जी ने कहा कि महाविकास आघाड़ी ने तो 2.5 साल नहीं है। अजित पवार मंच में बैठे थे, मुंह ही मुंह देख रहे थे, मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। हाँ, अब क्या कहें, क्योंकि अब मोदी जी भी बोल बोल के उनको भी समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना क्या नहीं बोलना। अब मुझे लग रहा है भूल गए क्या अजित दादा के उनके साथ हैं कि नहीं है?
मैंने वही तो कहा, उनकी भी भूलने की स्थिति हो गई। और हास्यास्पद यह है कि जिस 2.5 साल उद्धव ने राज किया, ये तमाम मंत्री उसमें भी मंत्री थे, ये तमाम लोग उसमें भी मंत्री थे, बीजेपी की छोड़ के। अजित पवार के कुनबे के और एकनाथ शिंदे के कुनबे के जितने मंत्री हैं, मतलब ऑलमोस्ट 60% मिनिस्टर्स इन महाराष्ट्र कैबिनेट टुडे वर द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट ऑफ उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल के 60% लोग इस मंत्रिमंडल में थे। तो वो जब उद्धव को गाली देते तो अपने आप को गाली देते। तो ये नहीं कह सकते कि वहां हमने काम नहीं किया और यहां काम किया। वहां भी माल खाया और यहां भी माल खाया। बीजेपी के लिए प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने सिर्फ 2.5 साल तक राज किया, जो उद्धव उनको इज्जत से देने वाले थे, ये इन्होंने ऐसे फरेब करके किया और उसके बाद जनता के नजर में बुरी तरह से गिर गए। तो एक चुनाव लड़ना है, जीतना है, ये बूस्टर डोज तो हमेशा कार्यकर्ताओं को देना पड़ता है। हमारे यहाँ तो एक थर्ड फ्रंट खुल रहा है, जो एक एक जिले के नेता है। हाँ, एक एक जिले के नेता है। एक बच्चू कडू है, वो अमरावती जिले तक है सीमित, एक जिले में, बस एक ही जिले में है, वहां 2 सीट है उनकी। एक है शेट्टी, वो कोल्हापुर और आसपास के क्षेत्र में सीमित है। ऐसे 2-3 लोग मिलके, और अकोला जिला परिषद तक प्रकाश आंबेडकर सीमित है। ये 3 लोग मिलकर भी कहते हैं कि सरकार हम बनाने वाले हैं, तो रोक कौन सकता है? तो चौटाला जी भी कह रहे हैं कि सरकार हम ही बनाएंगे। जो लोग 90 सीटें लड़ते भी नहीं, वो भी कहते कि हम बनाएंगे, क्योंकि जब तक नतीजे नहीं आते सभी यही उत्साह भरते रहते अपने कार्यकर्ताओं। अब की बात 700 पार, 370 पार। बिल्कुल कह रहे हैं कि अर्बन नक्सल है। इसके पहले अरविंद केजरीवाल को कहा था अर्बन नक्सल, दिल्ली में पूरा सूपड़ा साफ हो गया था। मैंने वही तो कहा कि ये अर्बन नक्सल, ये को शब्द क्वाइन किया, ये उनके सुविधाजनक के लिए। जो बीजेपी में नहीं है वो तमाम लोग बाकी सारे अर्बन नक्सल है। हम और आप भी अर्बन नक्सल है, जो उनको सवाल पूछते हैं, सब जो उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, हिंदुत्व के पुरोधा है। ये हाल है। बिल्कुल। तो सर एग्जिट पोल्स और भयानक नतीजे लाने वाले हैं कि क्या लग रहा है कि मुझे तो एग्जिट पोल से भी ज्यादा बीजेपी के लिए एग्जिट पोल में जो नुकसान दिखाया है उससे ज्यादा नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिखाई देता है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। और महाराष्ट्र तो एग्जिट पोल्स आएंगे, लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ क्या महाराष्ट्र में यदि कल महाराष्ट्र में यदि कल चुनाव होते हैं प्रज्ञा जी, तो बीजेपी 50 सीटों से नीचे आ जाएगी, मतलब 50 के अंदर सिमट जाएगी, और पूरा एनडीए का कुनबा 80 सीटों तक आ गया तो बहुत बड़ी बात है जी। 288 में से की बात कर रहा हूँ मैं। 288 सीटों में से बोल रहा हूँ। अच्छा, बाप रे बाप। चलिए, तो आपके अनुसार तो मुझे लग रहा है गुजरात लॉबी का झोला अब उठा लेना चाहिए, विदाई की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, अगर इस तरह के परिणाम बुरे हाल हैं, बहुत बुरे हाल हैं। चलिए फिर जाएंगे नहीं प्रज्ञा जी अभी भी जाएंगे नहीं सर, अभी भी जाएंगे नहीं सर। आरएसएस तो भगाने के लिए तैयार, परिणाम आने दीजिए। मैंने बोला ना, इतने जल्दी नहीं, इतने सहजा सहजी नहीं जाए जितना आप इजीली बोल रही हो ना, ये तैयारी कर लेनी चाहिए ना, शर्म है कि आती नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। दर्शकों को भी बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही समय। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।